हमने पढ़ लिया था कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमने पढ़ लिया था कि लॉट साइजेस क्या होते हैं, ठीक है, और किस तरह हमने उसको काउंट करना है। बट एक चीज़ हमारी रह गई थी जो कि ये थी कि अगर हमारे पास $150 का बैलेंस है, ठीक है, तो उसको हमने किस तरह जो है वो यूटिलाइज़ करना है कि हमारा उसमें एसएल कितनी होगा, टीपी कितनी होगा, कितनी % उसका हम रिस्क ले रहे होंगे, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि यार उसको हम किस तरह काउंट करते होते हैं। ये सवाल तो लाजिम है ना, जब आपको काउंटिंग पता चल गई तो अच्छा जी, चलें, अच्छी बात है। जब आपको ये चीज़ पता चल गई कि पिप्स क्या होते हैं, लॉट साइजेस क्या होते हैं, तो हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ एक कुछ, ये वही बता रहा हूँ, परसेंटेज का ही बता रहा हूँ दरअसल, कि अब आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल $150 हैं किसी के पास, और हम अक्सर बात करते हैं, अक्सर हम सुनते हैं कि जी किसी ने कहा जी आप अपने अकाउंट का 1% या 2% या 5% रिस्क ले सकते हैं मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते और लेना भी नहीं चाहिए। वो लोग ठीक कहते हैं शायद, या कहते हैं कि हमें फिर वो चीज़ समझने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे कि हमें ये पता हो कि अगर मेरा बैलेंस $150 है तो मुझे इसका कितनी % मैं रिस्क ले रहा हूँ, और वो रिस्क वाले डॉलर कितने बनते हैं और उसके हिसाब से मेरा कितनी पिप एसएल रहेगा उन रिस्क वाली अमाउंट या डॉलर्स के ऊपर, ठीक है। अब हमने देखा कि एक पर्सन के पास $150 है, ठीक है जी। अब $150 जिसके पास हैं उसने क्या किया जी, वो चाहता है, अब ये लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये एक कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, मैथ का वो नहीं है कैलकुलेशन, ये जस्ट फार्मूला है, आप इसको समझ लीजिएगा कि यूज़ किस तरह करना है। अगर आपके पास $150 हैं तो आप क्या करेंगे, ज़रब करेंगे 5, आगे % दे देंगे 5% पे, ठीक है। तो कोई मुझे बताएगा कि इसका क्या रिज़ल्ट आएगा, कितनी डॉलर यहाँ पे आपके आएंगे, वो मुझे बता दे कोई। गुड, $7.5। अगर आपका अकाउंट, आपके अकाउंट का जो कैपिटल है वो $150 है, ठीक है, और उस पर आप रिस्क लेना चाह रहे हैं जो कि 5% है, ठीक है, तो 5% के रिस्क के साथ आपकी जो अमाउंट रिस्क वाली रहेगी डॉलर्स में वो 7.50 सेंट रहेंगे, यानी $7.5 आपकी रिस्क वाली अमाउंट रहेगी। क्या यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? गुड। अब इसके बाद है जी सर ठीक है, वो तो मुझे पता चल गया कि $7-7.5 मेरे लॉस होंगे। अब उस लॉस के हिसाब से आपकी लॉट साइज़ कैसे कैलकुलेट करना है, असल मसला तो यहाँ पे आता है कि जी मैं लॉट साइज़ कैसे कैलकुलेट करूँगा कि इस प्राइस के ऊपर मेरी लॉट साइज़ क्या होना चाहिए, ठीक है। यार वो जितनी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जितनी ले लें, उसमें कोई ये नहीं है कि मैं कहूँ 5% लें, 10% लें, इवन मैं तो कभी 100% भी ले रहा होता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इक्विटी ही इतनी रखता हूँ। अब वो हर बंदे का अपना माइंडसेट है कि वो किस तरह की ट्रेडिंग को प्रीफर करता है, ठीक है। वो अग्रेसिव ट्रेड करता है या वो बड़ा कन्वीनियंट और रिलैक्स होकर ट्रेड करता है। हर ट्रेडर का अपना एक माइंडसेट और अपना एक ट्रेडिंग स्टाइल होता है, ठीक है। तो आपका भी अपना होगा, जाहिर सी बात है, आप भी अपने स्टाइल से ट्रेड करेंगे। अब मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ हो सकता है आप यही चीज़ इम्प्लीमेंट करें, मगर स्टाइल आपका अपना हो, आप कुछ अपने तरीके से इसको कर लें। बात समझ रहे हैं? तो चलें, अब हमने देखा कि यार हमारे पास जो $7.50 हैं, ठीक है, अगर इस केस में मेरे पास 15 पिप्स का एसएल हो, कितने पिप्स का? 15 पिप्स का, तो मैं लॉट साइज़ कौन सी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 7.5 को तकसीम कर देंगे, ठीक है। ये 15 है, तो क्योंकि 15 जो है वो हमने अगर 15 पिप्स काउंट किए हैं तो ये कितने सेंट बनते हैं, कोई मुझे बताएगा? एक पिप के अंदर, ठीक है, 10 सेंट होते हैं। समझ आ रही है आप लोगों को? और
जो हम 10 पिप काउंट करते हैं $1 की प्राइस मूव, तो उसमें 100 सेंट होते हैं। तो इसके हिसाब से ये हमारे कितने सेंट बनेंगे? 150 सेंट बनेंगे। अब अगर आप इसको तकसीम करेंगे 150 पे, तो आपको जवाब इसका मिल जाएगा कि आपके पास लॉट साइज़ क्या होनी चाहिए। तो किसके पास जवाब आया, कोई मुझे बता सकता है? और क्या जवाब आया? 0.05 आ रहा है या 0.05 आ रहा है? 0.5 नहीं आ रहा उमेर, 0.05 आ रहा है, जो कि हमारी एक माइक्रो लॉट साइज़ बनती है, जो कि 0.01 की मतलब उससे 4 गुना ज़्यादा है, तो ये 0.05 होगी। अगर आपने 0.05 की एक ट्रेड एग्जीक्यूट की हो और आपका SL 15 पिप्स का हो, ठीक है, तो अगर आपका SL हिट हो जाएगा तो आपको $7.5 का नुकसान होगा। और अगर आपके पास $150 का कैपिटल है, उस $150 के कैपिटल पे आपके $150 के कैपिटल का 5% अगर आप रिस्क लेते हैं, जो कि बनता है $7.5, ठीक है। और इसको अगर आप वैसे आपने काउंट कर लिया कि जी मेरे 20 पिप का SL है, 15 पिप का है, 10 पिप का है, आपने फॉर एग्जांपल 15 पिप्स का अगर SL काउंट कर लिया है, तो इस पे अगर आप इसको काउंट करेंगे तो वो इस तरह करेंगे, 150 ज़रब 5% लिखेंगे तो आपके पास रिप्लाई में आएगा 7.5, और इसको आप ज़रब करेंगे, ये 15 पिप जो है, क्योंकि ये सेंट की जो है वो ग्रेटर फॉर्म है, सेंट इससे छोटी फॉर्म है, तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 बनेगा। आप अगर 7.5 को 150 से तकसीम कर देंगे तो आपके पास आपकी एक्चुअल वो लॉट साइज़ निकल आएगी जिसको आप ट्रेड करना चाह रहे हैं इस 5% रिस्क के साथ। क्या यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं? एग्जैक्टली 15 पिप्स मीन $1.5 आपका, ठीक है जी। क्या यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं? एनीवन, किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा चले मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। इसको हम अब एक दूसरी फॉर्म में देख लेते हैं कि अगर एक ट्रेडर है, उसके पास जो कैपिटल है वो $250 है, कैपिटल बराबर है $250। अब ये सॉरी कीपैड के बटन ज़रा अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, ये तंग कर रहे हैं थोड़े से। $250 का कैपिटल है एक ट्रेडर के पास, और वो क्या चाह रहा है, वो 6% रिस्क लेना चाह रहा है। तो वो क्या करेगा यहाँ पे, कोई मुझे बताएगा? 6% रिस्क निकालने के लिए वो क्या फार्मूला यूज़ करेगा? नहीं पता? ओके, वो क्या करेगा, नहीं परसेंटेज बाद में नहीं करेगा, वो 250 और इसके साथ ज़रब करेगा 6 और साथ में ही फ़ीसद लगा देगा, परसेंटेज लगा देगा। तो मुझे यहाँ बताएं कि कितनी, ये परसेंट के हिसाब से 6% कितनी बन रहा है इसका? एनीवन आप लोग बताना चाहें? कैलकुलेटर की मदद ले लें, कोई मुश्किल नहीं है। शुरू में आप लोगों को इशू होगा थोड़ा सा, तो आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपका अब रिस्क अमाउंट जो है वो $15 बन रही है, ठीक है। अब अगर आपके पास $15 के मुकाबले में 20 पिप का SL हो, ठीक है जी, तो 20 पिप के SL के साथ आपकी लॉट साइज़ कौन सी बनेगी, वो मुझे कोई बताएगा? जी, स्टॉप लॉस पिप्स आपके पास जो हैं वो हैं 20, ठीक है।
तो आपने क्या करना है, अब ये पहली कैलकुलेशन हो गई, आपके पास $15 निकल आए। दूसरी कैलकुलेशन के लिए आप क्या करेंगे, ये निकालने के लिए आपने क्या करना है, आपने उस 15 को तकसीम कर देना है। ठीक है, मैंने जैसे बताया अगर 20 पिप हैं तो वो सेंट में उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 बनेगा। अगर इसे 200 करेंगे तो एज इक्वल क्या रिप्लाई आता है जी, मुझे कोई बता दे। किसी के पास रिप्लाई नहीं आ रहा। 0.075 कह सकते हैं, मगर आप 7 ही कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि 7 के बाद पीछे रूल है इसका कि इसके पीछे इससे कोई वो और लॉट साइज़ हम ऐड अप नहीं कर सकते। ये 7 है, या तो ये 6 होगा या तो ये 8 होगा। ठीक है, 7 के बाद 0.5 नहीं आता यहाँ पे, ख़ासकर कमोडिटीज़ में और गोल्ड में। ठीक है, तो आपके पास ये लॉट साइज़ निकल आई। अब अगर आप इस लॉट साइज़ के साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपका 250 के कैपिटल पे 6% आपका $15 बनता है रिस्क, और उस रिस्क को आप अगर 20 पिप के साथ ट्रेड करेंगे तो ये आपकी लॉट साइज़ निकल आएगी। और अगर आप इसको 50 पिप के साथ ट्रेड करें SL के साथ, ठीक है, तो कोई मुझे बताएगा कि 50 के SL के साथ क्या ये टोटल हमारा रिस्क बनेगा, लॉट साइज़ बनेगी और क्या तरतीब बनेगी। जी ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी सोचने समझने की है कि जब आपने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बढ़ा दिया, ठीक है, यानी स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो गया, तो आपका जो लॉट साइज़ है वो छोटा हो गया यहाँ पे। ठीक है, अगर लॉट साइज़ आप बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये है कि आपने जो डिफ़ाइन किया होगा रिस्क अपना, उस रिस्क से आप एक्सीड कर जाएंगे और एट द एंड आप लॉस करेंगे। क्या यहाँ तक आप लोगों को दोबारा समझ आ गया है? इन शॉर्ट, 250 के कैपिटल को, या आपका 500 का कैपिटल है, या आपका 10,000 का इवन कैपिटल है, आप उसको 6% से ज़रब करेंगे। 250 ज़रब 6% इज़ इक्वल $15 बनेगा, और $15 आपका होगा तो आप फिर काउंट करेंगे कि यार मेरा स्टॉप लॉस कितनी बनता है। उस स्टॉप लॉस के साथ इसको तकसीम कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपकी रिस्क अमाउंट जो है वो $15 है और आपका 50 पिप्स का SL है, तो वो उस 50 को 10 से अगर ज़रब देंगे, क्योंकि उसको सेंट में हम काउंट करेंगे। ठीक है, सेंट में काउंट करेंगे तो हमारे पास रिप्लाई में जो ये फिगर आएगा, ये आपकी लॉट साइज़ होगी आपके इस कैपिटल के अकॉर्डिंग, इस रिस्क अमाउंट के साथ ये लॉट साइज़ है जिसको आप ट्रेड करेंगे। होप सो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर, बल्कि मेमोराइज हो गया होना होगा। हो गया है मेमोराइज? चलें, एक्सीलेंट। चलें जी, अब हमारी लॉट साइजेस वाली जो कहानी थी वो सारी फाइनल हो चुकी है, हम उसको फाइनलाइज कर चुके हैं। अब हमारे पास आता है कि जी हम कुछ लोग एनालिसिस करते हैं, उनको तो पता है, जो बिगनर्स हैं उनको ये नहीं पता कि यार एनालिसिस किस तरह किए जाते हैं, और वो कौन से ब्रोकर पे या कौन से आप इस पे, सॉरी ब्रोकर मैं कह रहा हूँ, कौन से मतलब आप जाके सॉफ्टवेयर पे करेंगे। तो आप यहाँ पे आके ट्रेडिंग व्यू लिखेंगे, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू लिखेंगे तो आपके पास ये पहली वेबसाइट आती है tradingview.com के नाम से। यहाँ पे आप आ जाएंगे, जैसे इसको ओपन करेंगे आप, एक सेकेंड ओपन हो जाए, जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड का बटन शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप प्रोडक्ट्स में आएंगे, ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी डाउनलोड का बटन है, ये मोर पे आएंगे आप, ये लास्ट वाला जो है इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड्स का बटन है, यहाँ मोर पे आके डाउनलोड्स पे जाके डेस्कटॉप ऐप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी जो यहाँ पे आपको ये स्क्रीन विजिबल होगी आगे जाके, ठीक है, और वहाँ पे आप देखेंगे कि विंडोज़, मैक OS या लाइनक्स के लिए आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ज़रा स्क्रीन मेरी डिले कर रही है, हालांकि मेरे डेस्कटॉप पे तो ओपन है, बट मेरे लैपटॉप पे शो कर रही है कि स्टक हो गई है। ये आपके पास डाउनलोड फॉर विंडोज़ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलें जी,
अब देखिए मैंने जैसे क्लिक किया तो ये मेरे पास डाउनलोड हो रहा है, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आप इसको इंस्टॉल कीजिएगा, परमिशन दीजिएगा और उसके बाद ये ट्रेडिंग व्यू आपके पास खुल जाएगा। अब ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पे जाके अपना अकाउंट बना लेंगे किसी ईमेल के साथ, जीमेल के साथ लिंक करके इसमें साइन अप कर लेंगे आप। ठीक है, जब आपने एक बार साइन अप कर लिया तो इस तरह का आपके पास जो है वो व्यू नज़र आएगा। आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप करेंसी पेयर्स या कमोडिटीज़ या कुछ भी जिसके आपने एनालिसिस करने हैं उसको आप सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान स्टेट ऑयल है तो ये पाकिस्तान स्टेट ऑयल के भी यहाँ पे आपको उनकी भी कैंडल्स और उनकी प्राइस और वो सारी चीज़ें शो हो रही हैं। ठीक है जी, चलें बाकी लोगों को शो हो रही है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे आप आके आपने क्या करना होता है, यहाँ इस जगह पे आप कोई भी पेयर सर्च करेंगे दुनिया का तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे पेयर शो होगा, ये उसका नाम है XAU USD, अब गोल्ड है, आगे गोल्ड शो हो रहा है, फिर आगे क्या कह रहा है कमोडिटी CFD ओआंडा, ये ओआंडा जो लिखा हुआ आ रहा है ये ब्रोकर है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास PSO है पाकिस्तान स्टेट ऑयल, अब ये कहाँ पे लिस्टेड है, PSX में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्टेड है और वहाँ से डाटा ले रहा है। ठीक है, ये AUD डॉलर है, AUD US डॉलर है, तो ये क्या, अब यहाँ पे जो अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो डाटा शो होगा वो FXCM या FX जो ब्रोकर है उसका डाटा शो होगा। नीचे CMC मार्केट्स का डाटा शो होगा, CAD US यानी कैनेडियन डॉलर US डॉलर्स के लिए। नीचे अगर देखें तो CAD SGD के लिए ओआंडा का ब्रोकर, ये यानी ब्रोकर है। नीचे विंटेज है, FX है, TVC है। ठीक है, अब KS 100 इंडेक्स आप सुनते होंगे पाकिस्तान का है। ठीक है, अब उसको आप देखें तो KSE 100 इंडेक्स ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से ही है। अब इसको इस तरह आप खोल के देख भी सकते हैं। ठीक है, कि आपके मुल्क की जो इंडेक्स मार्केट है या जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कहाँ पे किस तरह वर्क करे, उसके शेयर्स की क्या प्राइस है, यहाँ पे करंट प्राइसेस शो हो रही होती हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तो मार्केट हमारी क्लोज़ है, शाम में क्लोज़ हो जाती है तो यहाँ पे ये क्लोज़ है। ठीक है, बट आप यहाँ से दुनिया के किसी पेयर को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको सर्च करने के बाद आप उसके जस्ट एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ पे। अब जैसा कि मैंने यहाँ गोल्ड को खोला, मैंने इसको ओपन कर लिया तो ये मेरे पास गोल्ड के चार्ट आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इस जगह पे ऊपर कॉर्नर पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो मुझे ये टाइम फ्रेम शो हो जाएंगे, यानी मैं किस टाइम फ्रेम की जो कैंडल्स हैं उनको देखना चाह रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, 1 मिनट पे स्टार कर दूँगा, 3 मिनट पे, जैसे मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, 15 मिनट पे, 30 मिनट पे, H1 पे, H4 पे, Day 1 पे, इवन मैं वीक पे भी कर सकता हूँ। अब जैसे मैं ये ख़त्म करूँगा ना तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये टाइम फ्रेम इधर लिखे हुए आ जाएंगे। अगर मैं इनको यहाँ से रिमूव कर दूँ, यहाँ कोई टाइम फ्रेम भी शो ना करूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे ऑटो सिलेक्शन के लिए इतनी ज़्यादा जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल नहीं है। स्मार्ट वर्क के लिए यहाँ पे आपको जो है वो टाइम फ्रेम्स रखने पड़ते हैं ताकि इंस्टेंटली आप इनको चेंज कर सकें। ठीक है जी, आप मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट आपने एनालिसिस करने हैं तो मोबाइल में नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 1 मिनट को स्टार कर दूँगा, 3 मिनट को, 5 मिनट को, 15 मिनट को, 30 मिनट को, H1 को, H4 को और Day 1 को। ठीक है, ये मैंने स्टार जो कर दिया। अब जैसे मैं 3 मिनट पे क्लिक करूँगा तो मुझे 3 मिनट के हिसाब से जो कैंडल्स यहाँ बनी हैं उनका डाटा शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं 5 मिनट पे करूँगा तो 5 मिनट की डाटा, ये जो कैंडल्स हैं ये 5 मिनट की शो होंगी। ठीक है, अब 15 मिनट पे करूँगा तो यहाँ 15 मिनट की कैंडल शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद आपने सबसे पहला काम क्या करना है, इनको स्टार करने के बाद ये राइट साइड पे नीचे कॉर्नर पे आएंगे तो यहाँ पे आपने UTC+5 सिलेक्ट करना है जो पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक है, वो आप लोगों ने सिलेक्ट करना है ताकि अब ये देखें UTC+5 कराची शो हो रहा है। तो ये अगर आप करेंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको एक्चुअल आपके टाइम फ्रेम के मुताबिक जो कैंडल्स हैं जो बन रही हैं वो सारी शो होती रहेंगी कि आपके टाइम फ्रेम के मुताबिक कौन सी कैंडल बन रही है, आप उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं
ये टाइम फ्रेम भी आपका हो गया, यहाँ ये चीज़ भी हो गई। इधर आएंगे तो यहाँ पे आपके ये वॉल्यूम फुटप्रिंट मैंने एक्टिव किया हुआ है, खैर मैं इसको हटा देता हूँ। कैंडल को ही आप रखेंगे, यहाँ कैंडल्स की दूसरी शेप्स भी हैं, आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, बट मैं प्रीफर करूँगा क्योंकि हम कैंडल स्टिक पढ़ रहे हैं तो आपने इसी कैंडल्स वाले पे ही इसको स्टार कर देना है और इसको आपने रखना है अपने पास, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इंडिकेटर्स आते हैं, तो इंडिकेटर्स पे अगर आप क्लिक करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो सारे इंडिकेटर्स शो हो जाएंगे। यहाँ से सर्च कर सकते हैं जो आप लगाना चाहते हैं। जैसा कि वॉल्यूम है, अब वॉल्यूम को मैंने यहाँ स्टार किया हुआ था, मैं दोबारा वॉल्यूम लिखूँगा यहाँ अगर इस सर्च बार में, ठीक है, तो मुझे वॉल्यूम का जो है ये शो हो रहा है, मैं इसको स्टार कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं स्टार करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये भी शो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ अपने ये करेंसी पेयर है या कमोडिटी जो सिंबल है, सिंबल के साथ भी नीचे वो इंडिकेटर शो हो जाएगा। यहाँ पे जैसे वॉल्यूम का है, यहाँ पे मैं इसको शो करूँगा तो नीचे वॉल्यूम बार शो हो रही हैं, जी रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, नीचे वॉल्यूम बार शो हो रही हैं। अगर मैं इसको यहाँ से हाइड कर दूंगा तो मेरी नीचे से वॉल्यूम की जो बार्स थी वो हाइड हो जाएंगी। इसी तरह मेरे पास एक सेशन इंडिकेटर है जिससे मैं देखता हूँ कि कौन सा सेशन चल रहा है, लंदन चल रहा है, न्यूयॉर्क चल रहा है, कौन सी स्टॉक मार्केट इस वक्त एक्टिव है, तो वो सारा यहाँ पे शो करा देता है। उनकी सेटिंग भी इवन आप यहाँ से कर सकते हैं इस जगह से कि कौन सा टाइम फ्रेम है, कौन से टाइम फ्रेम के मुताबिक कौन सा सेशन चल रहा है, उनकी सेटिंग आप कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है तीसरा, वो ये आता है कि हम यहाँ पे AGFX के नाम से लिखा हुआ आ रहा है, तो ये यहाँ पे मैंने लिखा, ये यहाँ पे ऊपर देखे तो मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है ट्रेडर अब्बास, और यहाँ पे कुछ इस तरह कोड्स लिखे हुए हैं। तो ये भी यहाँ पे आप जाके सर्च करके यहाँ इंडिकेटर में इसको भी आप लगा सकते हैं, ताकि जब आप असाइनमेंट करते हैं तो यहाँ इस तरह आपका नाम लिखा हुआ आना चाहिए। जैसे ये मैंने लगाया है, तो मैं यहाँ इसको ओपन करता हूँ, ओपन करके यहाँ मैंने ट्रेडर अब्बास लिखा है, तो आप अपना नाम लिख के यहाँ नीचे सब टाइटल में आप क्या करेंगे, अपना बैच 02 लिख देंगे, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हम किसकी असाइनमेंट चेक करें। जब आप ये स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे ना, तो फिर वो मेरे पास आपका स्क्रीनशॉट आएगा, तो मैं पूछना नहीं पड़ेगा, आपका नाम यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, ठीक है। वो फिर इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है, इजी टू आइडेंटिफाई हो जाता है कि मैं किसकी असाइनमेंट चेक कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आप राइट कॉर्नर पे ही देखें तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन शो हो रहे हैं। एक आपके पास ये टे का स्नैपशॉट का हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पर क्लिक करके यहाँ कॉपी इमेज कर लेंगे तो कॉपी हो जाएगी, डाउनलोड कर लेंगे तो ये करंट जो आपके सामने जो है मानूर, 1 मिनट रुक जाएं प्लीज़, आपको बताया जाएगा ये सब कुछ, अभी ये लेक्चर चल रहा है, रुक जाएं 2 मिनट। अच्छा, तो जब मैं इस पर क्लिक करके कैमरा पे डाउनलोड इमेज पे क्लिक करूँगा तो इस मेरी स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ भी विजिबल है वो मुझे शो हो जाएगी और ये डाउनलोड हो जाएगी मेरे डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड्स में जाके देखता हूँ कि क्या वो चीज़ जो मैंने डाउनलोड की है वो हुई है या नहीं। अब ये देखें तो ये हुई है, यहाँ पे ये देखें, ये अभी हुई है, यही हम देख रहे थे, ठीक है। तो ये फ़ौरन वो डाउनलोड हो गई है वहाँ से, साथ में टाइम भी लिखा हुआ आ रहा है कि 7:50 पे ये जो है मैंने अपना यहाँ पे स्क्रीनशॉट ये लिया है। तो इस तरह ये है कि आप स्क्रीनशॉट्स वगैरह अपने यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ताकि आपकी असाइनमेंट जब बनाएं तो इसी तरह आप स्क्रीनशॉट लेके तो वो अपने पास सेव करेंगे और शेयर करेंगे। अब यहाँ तक तो ये चीज़ हो गई। हम यहाँ अगर डे 1 पे आएंगे, ये पेड है, पेड वाला जो है, सॉरी ये तो मेरे वाला फ्री है। वैसे पेड के ऊपर आप बार रिप्लाई का ऑप्शन भी आपको मिलता है, आप उससे बार रिप्लाईज भी देख सकते हैं कि कौन सी बार्स जो हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये है, मैं अगर इसको यहाँ रिप्लाई पे कर दूँ तो यहाँ जैसे अब देखें वो कहता है कि जी ठीक है, यहाँ मैं डबल क्लिक करूँगा तो वो नहीं कर रहा, डे पे ही करता है सिर्फ ये, मैं डे पे मूव कर जाता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये मेरे पास डे का चार्ट है, ठीक है। तो डे के चार्ट के हिसाब से मैं यहाँ बार रिप्लाई पे क्लिक करके जब यहाँ पे डबल क्लिक करूँ, एक क्लिक करके यहाँ डबल क्लिक करूँगा तो जो अगला चार्ट है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। आप वहीं जहाँ पे आप क्लिक कर रहे होंगे उसी से आपके एनालिसिस स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से आप उसको प्ले करेंगे तो गोल्ड जो है वो आगे आपको, गोल्ड या कोई भी आपका करेंसी पेयर है वो ऑटोमेटिकली आगे रिप्लाई होना उसका शुरू हो जाएगा, रिप्ले होना शुरू हो जाएगा, सॉरी। तो ये रिप्ले हो रहा है। इस तरह आप इसकी स्पीड जो है वो कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। अब मैंने कम कर दी है तो वो स्लो हो गई है,
ठीक है। अब मैं मज़ीद कम कर दूंगा तो वो ज़्यादा स्लो हो जाएगी। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जी इब्राहिम, क्या क्वेश्चन है आपका? वालेकुम सलाम। ये ऊपर एक कैमरे का बटन है, ठीक है। अगर आपको कभी नेट का इशू हो जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपका यूट्यूब पे जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। वैसे मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ बता देता हूँ, कैमरे के स्नैपशॉट पे जाके आप डाउनलोड इमेज पे क्लिक करेंगे, या फिर यहाँ डाउनलोड इमेज के साथ ही लिखा हुआ आ रहा है Ctrl+Alt+S, अगर आप दबा देंगे तो वही आपकी जो अपना इमेज है ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। अब जैसा कि मैं यहाँ इसको इस तरह कर लेता हूँ, मैं वहाँ ऊपर जाता ही नहीं हूँ, इसको मैं पूरी ये स्क्रीन शो करा देता हूँ और Ctrl Alt और S दबाऊँगा तो ये नीचे देखें इस जगह पे ये कह रहा है फाइल सेव हो गई है डाउनलोड फोल्डर में, ठीक है। Ctrl Alt और उसके बाद S, ठीक है। इनको अगर आप दबा देंगे तो ये आपकी जो भी स्क्रीन पे चीज़ विजिबल होगी उसका ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट आ जाएगा। अब यहाँ इसके साथ में एक ये बटन है, ये फुल स्क्रीन का है। Shift+F से भी आप इसको कर सकते हैं, यहाँ दबा के भी फुल स्क्रीन कर सकते हैं। अगर आपने इसको हटाना है तो आपके कीबोर्ड पे लेफ़्ट साइड पे एक कॉर्नर के ऊपर टॉप पे बटन होगा ESC का, ESC, उसको दबाएंगे तो ये स्क्रीन आपकी दोबारा शो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जब आप एनालिसिस करते हैं तो ये देखें इस जगह पे ये प्राइसेस शो हो रहे हैं, यहाँ पे ये देखें ये 6300, 6200 कुछ ये सारी प्राइसेस हैं। ये उस पेयर की प्राइसेस होती हैं जो पेयर आप जिसके एनालिसिस कर रहे होते हैं, ठीक है, उसकी करंट प्राइसेस होती हैं। यहाँ पे एक चीज़ है कि जो आपका ट्रेडिंग व्यू का डाटा होता है वो कुछ मिली सेकेंड्स डिले होता है, बाकी जो आपके ब्रोकर्स पे डाटा आ रहा होता है, ठीक है। एक मिनट रुक जाए, वो भी समझा देता हूँ मैं। अच्छा, जो आपके ब्रोकर आपको डाटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो फास्ट होता है इसकी निस्बत ट्रेडिंग व्यू वाले डाटा की निस्बत, क्योंकि ये जस्ट एनालिसिस पर्पस के लिए है, ठीक है। वो डाटा आपका एग्जीक्यूशन के लिए होता है जो ब्रोकर आपको प्रोवाइड करते हैं। अब हमने क्या देखा, इवन आप यहाँ से अलर्ट भी सेट कर सकते हैं। किसी भी जगह पे आप टैप करें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इधर आपने टैप कर दिया और अलर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो क्या कहता है कि इस प्राइस के ऊपर, यहाँ पे जो प्राइस थी उस प्राइस के ऊपर आप चाहें तो अलर्ट भी सेट कर सकते हैं, या ईमेल पे करेंगे तो जिस ईमेल से आपने अकाउंट बनाया होगा जब प्राइसेस उस जो मार्केट है वो उस प्राइस पे जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग व्यू की तरफ से एक नोटिफिकेशन बाय ईमेल मौसूल हो जाएगा कि आपकी रेंज को आपने जो प्राइस सेट की थी उसको मार्केट टैप कर रही है, ठीक है। यानी वो ये बताता है कि आप चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं, आपको इंस्टेंट जो है वो वहाँ पे आपके लिए ऑप्शन एक दे देता है, ठीक है। अब ये तो चीज़ें इधर की हद तक हो गई। मेन जो हमारी चीज़ें इसमें समझने वाली वो ये है कि यहाँ पे आप जाएं अगर इस जगह पे ऊपर राइट लेफ़्ट कॉर्नर पे ये प्रोफाइल के नीचे तो क्रॉस, डॉट, एरो और डेमोंस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इरेज़र भी लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे डॉट को और इसको डेमोंस्ट्रेशन को एक्टिव किया हुआ है। अगर मैं एरो पे भी क्लिक कर दूँ, ठीक है, और इस एरो पे क्लिक करूँगा तो फिर यहाँ पे देखें ये सारी चीज़ें। अब जैसे मैं डॉट पे क्लिक कर देता हूँ तो जो मेरा एरो था वो गुम हो गया है, ठीक है। यहाँ पे पहले जब मैं यहाँ कर्सर घुमा रहा था तो आपको एरो शो हो रहा था। अब देखें जब मैंने डॉट पे क्लिक किया तो वो ख़त्म हो गया। अब मैं दोबारा एरो पे करता हूँ तो दोबारा एरो आ रहा है। अगर मैं उसके नीचे डेमोंस्ट्रेशन वाले पे आ जाता हूँ तो ये देखें एरो के बजाय एक रेड कलर का सर्कल है जो मुझे हाईलाइट कर रहा है कि मेरा कर्सर यहाँ पे है और मेरा एरो भी साथ ही है उसके, ठीक है। ये देखें इस तरह, यानी आपको शो होंगी चीज़ें। आप इनमें से जो भी प्रीफरेबल हों उनको यूज़ कर सकते हैं। जिसको स्टार करेंगे वो यहाँ पे ये आपके पास एक बार शो हो रही है, यहाँ पे वो इसके आपके फेवरेट्स की लिस्ट में आता जाएगा, जिसको यहाँ से स्टार करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। उसके बाद दूसरे ऑप्शन पे आए तो हमारे पास कुछ यहाँ पे और चीज़ें आती हैं जिनको हम वैसे यूज़ भी करते हैं। यहाँ पे पहला जो आता है ट्रेंड लाइन आता है, मैंने इसको हटा दिया। जब मैं इसको यहाँ से ऐड टू फेवरेट करूँगा तो ये यहाँ पे आ रही है, ये देखें ये ट्रेंड लाइन आई, मैंने यहाँ से ट्रेंड लाइन खींची, ये देखें ये मेरी ट्रेंड लाइन अब बन चुकी है, ठीक है। जब मैं कहीं एनालिसिस वगैरह कर रहा होता हूँ तो मैं ट्रेंड लाइन खींचता हूँ तो वो क्या होता है कि इस तरह आगे पीछे इस तरह जहाँ से भी शुरू कर तो वो ऐसे बन जाती है, ठीक है। तो इसको सेट करने के लिए आपने क्या करना है, जब इस पर क्लिक किया होगा तो आपने साथ ही इसको घुमा के शिफ्ट पे क्लिक कर देंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस कर देंगे
तो ये क्या होगी, आगे फिर आगे पीछे जिधर भी घुमाते रहें वो जहाँ से शुरू होगी उसी के सीधे बिल्कुल डायरेक्शन में जाके रुक जाएगी। मतलब आपकी ऐसे आड़ी तिरछी किसी भी तरफ होगी तो जैसे आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये आपकी ट्रेंड लाइन जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगी और सीधी हो जाएगी, अपने लेवल पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन हो गया। उसके बाद रेल लाइन है, उसको भी मैं यहाँ पे, वैसे तो हम यूज़ नहीं करते, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे, जब ऐसे प्रेस करेंगे तो ये देखें रेल लाइन जो है इस तरह लगाते हैं तो वो आगे चली जाती है, कहीं तक भी जा सकती है वो। ठीक है, इवन जब यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया तो ये आपके एंड तक, जहाँ तक आगे देखते जाएंगे ये जाती रहेगी। इसको हम मोस्टली यूज़ नहीं करते क्योंकि ये आगे काफ़ी सारी चीज़ों को फिर जो है ना वो आगे से स्टॉप कर देती है, तो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते और इसको मैं यहाँ से हटा भी देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा जो है ये इन्फो लाइन है। इन्फो लाइन को अगर हम इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये यहाँ पे एक बड़ी मज़े की चीज़ है जो आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। अब देखें कि यहाँ पे ये मेरे पास जितनी भी कैंडल्स हैं, जितनी भी बार्स हैं, अगर मैं इन्फो लाइन पे ले आऊँगा और यहाँ से लेके यहाँ तक क्लिक कर लूँगा तो वो इसकी रेंज के अंदर, इसका भी मैं अगर शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी, आड़ी तिरछी नहीं होगी। इस रेंज के अंदर कितनी बार्स आ रही हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक 35 बार्स आ रही हैं और ये इसमें जो है वो ऑलमोस्ट 49 डेज़ का डाटा आ रहा है। ठीक है, 35 बार्स और 49 डेज़ का डाटा यहाँ शो कर रहा है। क्यों, उसकी क्या वजह है? हो सकता है कि जो प्राइसेस यहाँ 4500 पे हैं, ऊपर भी कहीं इसके ऊपर या आगे पीछे मार्केट में वो रही हो किसी वक्त। ठीक है, अब इसके अंदर ये 35 बार्स शो कर रहा है और डिस्टेंस जो है यहाँ से ये 537 px का शो कर रहा है। इसका तो मुझे भी नहीं पता कि ये क्या है, मगर आप इसको अगर आसानी के लिए दूसरी तरह यूज़ करना चाहें, इसको भी वैसे हम यूज़ नहीं करते, ये आपके नॉलेज के लिए बताया है। वैसे आप अगर यूज़ करना चाहें इसको तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके, शिफ्ट का बटन प्रेस करके अगर आप ऊपर या नीचे करेंगे तो इसका मतलब है आप बेरिश मार्किंग कर रहे हैं, ऊपर करेंगे तो ऊपर आप बुलिश कर रहे हैं। नीचे मैंने किया शिफ्ट प्रेस करके जिस पॉइंट से, तो ये देखें यहाँ पे उसके अंदर कितने पिप्स का मूव आया। अब वो जो पिप्स होते हैं हमने काउंट किए थे तो यहाँ पे वो पॉइंट्स में काउंट होते हैं। ठीक है, वहाँ पिप्स में काउंट होते हैं और यहाँ आपके ट्रेडिंग व्यू में वो पॉइंट्स में काउंट होंगे। ठीक है, अब ये आपको यहाँ पे पॉइंट्स भी बताएगा, माइनस कितनी % हुआ, कितनी बार्स आई, कितनी दिन आए, वॉल्यूम उनके। अच्छा, ये मज़े की चीज़ है कि इस एरिया के अंदर कितनी वॉल्यूम रहा, तो यहाँ पे इवन वॉल्यूम भी आपको बता रहा है। ये कैसे आएगा, शिफ्ट प्रेस करके आप ऐसे ऊपर या नीचे जहाँ से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे तो ये वहाँ पे उन बार्स का, उस डाटे का, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से जो चीज़ें इसके अंदर आ रही होंगी इसकी रेंज में, उनका डाटा आपको प्रोवाइड कर रहा होगा। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा है ये वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ मैंने फेवरेट की हुई, अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये वर्टिकल लाइन लग गई जो कि नीचे से ऊपर की तरफ लग जाएगी। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एनालिसिस करता हुआ आ रहा हूँ और मुझे लगता है कि यार इस जगह से मैंने लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करना है, तो उस कैंडल के ऊपर मैं वर्टिकल लाइन लगा देता हूँ और फिर मैं यहाँ से लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर जाऊँगा, तो तब भी मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरा पॉइंट था जहाँ से मैंने लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हुआ था बड़े टाइम फ्रेम से, यानी हाई टाइम फ्रेम से HTF से मैं LTF की तरफ मैंने मूव किया था। वो ये पॉइंट था जिससे मैंने अपनी एक ट्रेंड लाइन लगाई थी और वहाँ से मैंने मूव किया था। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर दें तो फिर यहाँ पे आपको ये और चीज़ शो होती है। देखें, जैसे मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें शो होंगी। यहाँ पे इसका कलर है, अब मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ तो ब्लैक हो जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट है, अगर मैं इस पर क्लिक करके टेक्स्ट लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको शो करा देता हूँ, ये देखें ये टेक्स्ट शो हो रहा है। यहाँ मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया S, ठीक है। अब ये जो S है आपको ब्लू कलर में शो हो रहा है। जैसे वन टैप क्लिक करेंगे तो ये आपका T लिखा हुआ आएगा। आप उस S का भी कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं। अगर आप इस बार पे इस जो ये ट्रेंड, ये जो लाइन है आपकी रे लाइन, इस पर क्लिक करेंगे वर्टिकल लाइन पे तो आपको यहाँ पे फिर एक्स्ट्रा और चीज़ें शो हो जाएंगी कि जी ये लाइन कैसी है, एक्सटेंडेबल है, टाइम लेबल इस पर लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, इस पर टेक्स्ट कौन सा लिखा हुआ है, ये वही ऐसा जो आपने लिखा हुआ है। उस टेक्स्ट का साइज़ भी आप बढ़ा सकते हैं। ये देखें, यानी 32 कर दिया मैंने यहाँ से ठीक है, यहाँ से 40 कर दिया तो ये इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया।
यहाँ पे मैं इसको ब्लू भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे ये बोल्ड है, ठीक है। अगर बोल्ड, ये फिर मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा वैसे बोल्ड नहीं है, नहीं तो ये बोल्ड हो जाएगा, ये वाला जो आपका एस लिखा हुआ है। आगे आई है, इसको इटालिक कहते हैं, इसको बोल्ड, ये फॉन्ट की इकसाम है, आप इनको अगर चेक करें तो ये बाद में आप कर भी सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या देखा, ये अलाइनमेंट आगे की चीज़ें छोटी सी मैं आपको फिर दूसरी किसी में बता देता हूँ, क्योंकि इसमें तो हम मार्किंग वैसे नहीं करते, इसको जस्ट एक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं बस, ठीक है। इसके बाद हम पहले ट्रेंड लाइन की तरफ आते हैं। ये बड़ा इन डेप्थ लेक्चर होगा आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया अपनी ट्रेंड लाइन पे और मैंने यहाँ इसको ऐसे खींचा, ये देखें आप ऊपर नीचे हो रही है ना, तो जैसे मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये रुक जाएगी। अब रुक गई है। मैंने इसके ऊपर क्या किया, जैसे इसके ऊपर वन टाइम क्लिक किया तो इसके ऊपर मैंने देखा कि यहाँ पे मैं टाइप भी कर सकता हूँ। मैंने टाइप किया और यहाँ ये नीचे इसकी शो हो रही है मुझे कि इसको मैं कैसे एक्सटेंड कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। अब लाइन टूल, बेसिकली ये लाइन की शेप में आ रही है, ठीक है। मैं इसकी यहाँ सेटिंग में चला जाता हूँ, ठीक है। इस सेटिंग में जब मैं चला जाऊँगा, ठीक है, एक सेकेंड दे बस, इस सेटिंग में मैं चला गया, ठीक है। तो मैं क्या देखता हूँ कि ये एस का साइज़ मैं इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, 32 कर लिया मैंने, ठीक है। अब ये एस जो है इसकी मिडिल में है, अगर मैं चाहूँ तो ये एस इसके टॉप पे भी लगा सकता हूँ, बॉटम पे भी लगा सकता हूँ। ये सेंटर में है, मैं लेफ़्ट पे भी कर सकता हूँ, राइट पे भी कर सकता हूँ, ठीक है। यानी ये इतने ऑप्शन हैं, आप इनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक ये चीज़ ऐड करनी है ताकि बार बार मैं कभी कोई चीज़ मार्क करता हूँ तो मुझे मसला ना हो, मैं इस ट्रेंड लाइन पे क्लिक करूँगा, इसके ऊपर इसका मैं टाइटल लिखूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये लिक्विडिटी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको एज अ लिक्विडिटी मार्क किया, यहाँ पे शो हो रही है। मैं क्या करता हूँ यार, लिक्विडिटी मैं इस तरह मार्क नहीं करता, मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ और यहाँ बॉटम के बजाय मिडिल में ले आता हूँ ताकि लिक्विडिटी ऐसे शो हो, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट साइज़ है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ कर लेता हूँ। मैंने ऐसे कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये वाली ट्रेंड लाइन ना हर दफ़ा मुझे लिखनी ना पड़े, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करने के बाद मैं अपने माउस की जो राइट साइड पे आपका जो बटन होता है उसको जैसे प्रेस करूँगा ना, माउस का राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखें और भी ऑप्शन शो हो रहे होंगे। यहाँ पे टेम्पलेट का ऑप्शन होगा, मैं उस पर क्लिक करूँगा, सेव एज़ करूँगा और सेव एज़ में मैं इसको लिक्विडिटी लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मेरे पास लिक्विडिटी पहले से सेव भी है तो ये देखें लिक्विडिटी आ रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ पे जाके इसको एज अ लिक्विडिटी सेव कर लिया क्योंकि मेरे पास पहले से सेव है। मैं यहाँ टेम्पलेट पे गया, मैंने ये मार्क किया, मार्क करने के बाद राइट क्लिक करके टेम्पलेट पे गया, टेम्पलेट पे जाके मैंने यहाँ लिक्विडिटी को क्लिक कर दिया। अब देखें तो मेरे पास लिक्विडिटी का जो पहले टेम्पलेट था वो शो हो गया, ठीक है। इसी तरह आपको बार बार एक चीज़ लिखने के लिए, बार बार एक चीज़ बनाने के लिए एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, आपको एक ही बार में आपकी चीज़ें यहाँ आसान हो जाएंगी, ठीक है। एक ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि यार इस यहाँ पे और भी कुछ काम का है। पैरेलल चैनल है, वो भी काम का है, जो कि मैंने यहाँ स्टार किया हुआ है तो वो मेरी फेवरेट में शामिल है। अब यहाँ पैरेलल चैनल है, इसको मैं ऐसे मार्क कर लेता हूँ, ये देखें ऐसे हो गया। अब ये देखें, ये पैरेलल चैनल ऐसे यूज़ होता है आप किसी ट्रेंड लाइन के लिए। काफ़ी दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने यूज़ भी किया होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अब ये एक जोन बन रहा है फॉर एग्जांपल, तो मैं इसको अगर मार्किंग करना शुरू करूँगा इसकी, तो मैं इसको ऐसे कर लूँगा। अच्छा, इसको आप ऐसे सीधा भी ले सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे भी कर सकते हैं, यानी इसके साइज़ जो है ना वो आप मीडियम, लोअर या इस तरह भी कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं चाह रहा हूँ कि चैनल की शेप में बना दूँ, तो ये चैनल की शेप में आ गया, ठीक है। अब मैं इसको अगर वैसे चाहूँ कि सीधा एक साइड में बना लूँ, तो वो मैं क्या करूँगा, इस तरह करके इस तरह कर लिया, फिर मैंने यहाँ से इसको चेंज कर दिया इसकी डायरेक्शन। जैसे मैं शिफ्ट पे क्लिक करूँगा फिर, तो ये फिर क्या होगा, सीधा हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने शिफ्ट पे क्लिक किया है तो ये ऊपर नीचे भी बमुश्किल हो रहा है। यहाँ से मैंने इसका साइज़ जो है वो कम किया, ये कम हो गया, ठीक है। आप इस पर क्लिक करके इसको यहाँ इसकी सेटिंग में जाके कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। आप इसका जो लाइन साइजेज़ हैं या इसके इनसाइड कुछ लिखा हुआ है तो उसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ स्टाइल में जाके आप इसका बैकग्राउंड अब ग्रीन है तो वो आप रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसकी जो ओपेसिटी है वो बढ़ा सकते हैं, यानी ज़्यादा रेड हो जाए, कम रेड हो जाए, ये यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं, कोई कलर भी लगा के, ठीक है।
तो ये एक चीज़ हो गई। इसके बाद जो हमारे पास और चीज़ें आती हैं वो आता है तीसरे, इसमें फिबोनाची टूल है, ठीक है। ये सब अगर आप सीख जाएंगे तो कल अगर आप एनालिसिस कर रहे होंगे तो किसी से आपको पूछना नहीं पड़ेगा। आप मार्किंग जब करेंगे, ठीक है, तो जब आप मार्क कर रहे होंगे चीज़ों को तो तब क्या होगा कि आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि हाँ यार मैंने यहाँ पे ये मार्क किया है, यहाँ पे ये मार्क किया है, ठीक है। ये उस चीज़ के लिए आपको काम आएगा और फ़ायदा देगा। यहाँ पे फिब टूल है, मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, फिर मैं इसको फेवरेट में ऐड कर देता हूँ तो ये मेरा फिब टूल आ गया। जैसे फिबोनाची की मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा, अब मैंने इसको प्रीमियम डिस्काउंटेड किया हुआ है, आप इसको चाहें तो कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। मैं ये आपको पढ़ा दूंगा कि इसको यूज़ कैसे करते हैं और क्या इसकी रिक्वायरमेंट वगैरह होती हैं, ठीक है। तो फिबोनाची टूल को भी आप इस तरह यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये फिबोनाची का तो एक कंप्लीट जो है हमारे पास लेक्चर हो सकता है, बट मैं इन शॉर्ट किसी लेक्चर में आप लोगों को पढ़ा दूंगा। अभी हमारा टॉपिक फ़िलहाल ये नहीं है, ठीक है। इसको भी आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, टफ़ चीज़ें नहीं है, टफ़ चीज़ है इजी से। अच्छा चलें ठीक, अच्छी बात है जी, इजी अंडरस्टैंड होगा तो ये लेक्चर देख लीजिएगा। फिर आपको मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे ये लेक्चर देने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब आपकी मार्किंग्स की हो ना आपने, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपकी कहीं पे एक प्रोफेशनल मीटिंग है, ठीक है, आप वहाँ जा रहे हैं, आप उस मीटिंग में क्या करते हैं, वैसे आप जो है ना वो मतलब आप कल्चरल अपने जो है क्लॉथ्स पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं जो घर में पहनते हैं, जैसे हमारा शलवार कमीज़ हो गया, वास्केट हो गया। आप कहीं ऑफिस का काम जा रहे हैं और वो पहन के चले जाएं, या बारिश हो रही है आपने उसमें एंजॉय करना है तो आप वास्केट पहन के जा सकते हैं। अगर आप वास्केट पहन के जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे आपको, देखिए ना, बारिश के मौसम में 3 पीस सूट पहन के जा सकते हैं, नहीं पहनते, चड्डी बनियान पहन के निकल जाते हैं, ठीक है। मकसद कहने का ये है कि अगर आप चीज़ों को अलाइन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जितनी एनालिसिस आपके खूबसूरत दिखेंगे उससे आपकी परफेक्शन का अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितनी प्रोफेशनल हैं, आप कितनी डिसिप्लिन्ड हैं। आपकी मार्किंग से ही लोग आइडिया लगा देते हैं, लेते हैं, ठीक है, कि आपके अंदर कितनी टैलेंट है। यानी अगर आप इन छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, ठीक है, तो बाद में कि जब आप एनालिसिस करते हैं तो जहाँ ऑर्डर ब्लॉक लिखना था वहाँ कुछ आपने कुछ और लिखा हुआ है, कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, तो वो बड़ा आपके लिए भी मसला होता है और सामने वाले के लिए भी मसला होता है। जो आपके सामने होता है पर्सन, वो आपका टीचर हो सकता है, मेंटोर हो सकता है, आपका स्टूडेंट हो सकता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या है, फिबोनाची के बाद हम यहाँ पे और भी हैं, मैं इनको यूज़ नहीं करता, आप चाहें तो कोई अगर ट्राई करना चाहे तो कर सकता है। इसमें भी आगे चार्ट पैटर्न्स हैं, इनको भी मैं यूज़ नहीं करता। आगे यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशंस हैं, इन दो को मैं यूज़ करता हूँ। अब जो मैंने जैसे यहाँ पे ये ऐड की है, ये लॉन्ग की है, जैसे यहाँ क्लिक करूँगा मैं, ठीक है, तो ये एक आपका, ये मैंने आपको जैसे एनालिसिस करके हम शेयर कर देते हैं, ये मेरा SL है, ये TP है, ठीक है जी, ये मैंने ऐसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल लगा दिया, ठीक है जी। तो अब क्या हुआ, उसके अंदर कितनी मार्केट ने मूव दिया, कितनी आपकी जो है वो पिप्स ने मूव किया, और वो सारी चीज़ें आपकी शो होती रहेंगी। फॉर एग्जांपल अब जैसे यहाँ पे है तो स्टॉप लॉस मेरा 134 पिप का था और टेक प्रॉफिट मेरा 541 पिप का रहा, ठीक है। इसके अंदर ये मेरा लॉस शो करा रहा है, ये मेरा प्रॉफिट शो करा रहा है, ठीक है। आप इसको चाहें तो कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसके कलर्स वगैरह वैसे जैसे मैंने पहले बताया था चेंज कर सकते हैं। इवन यहाँ पे आप इनपुट्स में आके अपनी एंट्री प्राइस सेट कर सकते हैं, प्रॉफिट प्राइस सेट कर सकते हैं इस जगह पे, और इस जगह पे आप अपने स्टॉप लेवल की जो है SL प्राइसेस सेट, जैसे आप यहाँ पे सेट करेंगे, जैसे अब यहाँ 4121 है ना, तो मैं क्या करता हूँ 4100 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे इसका SL बढ़ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो वो देखें SL उसका बढ़ गया है, ठीक है। अब अगर मैं ये करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये 4100 के बजाय मैंने 4050 कर दिया, तो ये देखना SL और बढ़ जाए, ये देखें और बढ़ गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह भी आप इसके SL को इंक्रीज़, SLTP को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग पोजीशंस के लिए। फिर इसके साथ ही शॉर्ट पोजीशंस के लिए आता है, जो ऐसे लगाएंगे आप, ये लगाया आपने फॉर एग्जांपल और ये लगा लिया, ताकि आपके एनालिसिस आपको बताएं कि यार कितनी अच्छे ये चले हैं। जैसा कि इसकी एक ये यहाँ पे एग्जांपल भी है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने शेयर की थी, तो देखिए मैंने आपको वहाँ क्लियर बता दिया था ये कि यार ये इस तरह है, आप इस तरह मार्किंग अपनी आप भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपने करना होता है। और यहाँ पे आप देख लेते हैं कि ये बीच में रिस्क रिवार्ड है
कि आपका रिस्क कितनी था, उसके अकॉर्डिंग रेशो जो रिवार्ड रेशो है वो 7.67% है, और उसमें टारगेट पिप जो है 820 प्लस पिप, ये 82 है, तो ये 820, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था पॉइंट्स काउंट होते हैं, तो पॉइंट्स के लिए आप ये बीच वाला जो है ना वो डॉट हटा के इसको 820 काउंट करेंगे। ऊपर अगर 107 है, 1007 है, तो आप ये इशारिया हटा के 107 पिप काउंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, ये वही सेंट वाली एक वो टाइप है, सेंट को आपने कन्वर्ट करना होता है। अच्छा जी, यहाँ तक आपकी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। अब ये यहाँ पे 2 चीज़ें थी हमारे काम की। इसके बाद अगला है, यहाँ पे ब्रशेज़ हैं, हाइलाइटर है, एरो है, रेक्टेंगल है, पाथ है, सर्कल है, ठीक है जी, और उसके बाद इलिप्स है, उसके बाद पोली लाइन है और कर्व है, ठीक है जी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट हम क्या करेंगे, मार्क अप है, मार्क डाउन है। अब जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये देखें, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने एक एरो सेट कर दिया जी, ये मैंने मार्क अप का एरो लगा दिया। यहाँ से मैं इसका साइज़ शायद बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, नहीं बढ़ रहा बल्कि, ठीक है, यही रहेगा, इसका साइज़ में भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये आप हाईलाइट कर सकते हैं जी, यहाँ से ऐसे मैंने लगाया था, ऊपर चला गया, ये यहाँ से नीचे चला आया, वो अब देखें ऊपर वाला ग्रीन है, नीचे वाला रेड है, आप इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं। उसके अलावा इसी जगह पे हम देख रहे थे, तो और क्या था हमारे पास, और ब्रशेस थे। अच्छा जी, बाकी लोगों को स्क्रीन शो हो रही है, कोई मुझे बताएगा, ठीक है। अच्छा जी, जिसको शो नहीं हो रही वो रिकनेक्ट हो जाए, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ ब्रश है, तो ब्रश को आप क्लिक करके ऐसे करेंगे तो ये देखें, ये आप ऐसे मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है, यानी हाइलाइटर है या ख़राब करने के लिए चीज़ें। ये भी नीचे एक और ब्रश है जिसमें आप जो है इस तरह मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको मार्क करना है, तो ये देखें, ये ठीक है जी। अब मैंने किसी और कैंडल को मार्क करना है, तो ये देखें, हाईलाइट करने के लिए ये इस तरह इस वाले ब्रश को यूज़ कर सकते हैं। इसको पाथ कहते हैं, इस पाथ को आप ऐसे 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 यूज़ कर सकते हैं। मैं ये आपको दोबारा बता देता हूँ, ठीक है जी। अब ये पाथ वाला है, पाथ को आपने क्या, जिस पॉइंट पे क्लिक करेंगे उसके बाद ऐसे आप एनालिसिस कर रहे होते हैं अपने, तो आप ऐसे इसको ऐसे बता सकते हैं कि जी ये ऐसे ऐसे ये इस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है जी। ये देखें, यानी आप कोई ड्राइंग बनाना चाह रहे हैं तो इसको पाथ को यूज़ कर सकते हैं आप। ये जो ट्रेंड लाइन है ये तो सिंगल आएगी ना, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगी, तीसरा पॉइंट नहीं बनाएगी, मगर पाथ जो है वो जितने भी पॉइंट आप जहाँ तक रुकेंगे नहीं वो नहीं रुकेगा, आप जहाँ तक बनाते जाएँ आपकी मर्ज़ी है, ठीक है जी, इस तरह। और जहाँ पे आपने रोकना और डबल क्लिक करेंगे तो वो छूट जाएगा। इवन आप इसमें एक और चीज़ भी कर सकते हैं, सॉरी मुझे याद आया, ये देखें, ये आपने मार्किंग की ना, ये देखें, अब इस पर डबल क्लिक करेंगे ना तो ये डॉटेड भी हो जाता है, ठीक है। स्टाइल में आएंगे, यहाँ लाइन जो है रेड कलर की है, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। आगे जो है, अच्छा एरो है, उसको मैं यहाँ पे नॉर्मल कर दिया मैंने, दूसरी साइड पे भी नॉर्मल कर दिया मैंने, तो आगे एरो का भी निशान शो नहीं होगा, ठीक है। विजिबिलिटी में देखो, अच्छा यहाँ पे ही है, ठीक है, ये देखें, ये थिकनेस है इसकी, कम हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे लाइन शेप में आ जाएगा, यहाँ पे ये डॉटेड शेप में, बल्कि ये डॉटेड से भी ब्रैकेट्स की शेप में है आगे, यहाँ पे डॉटेड की शेप में है, और यहाँ से इसका जो है वो उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होगा, उसकी थिकनेस जो है वो बढ़ेगी, यहाँ से आपको बड़ा या कम कर सकते हैं। ओपेसिटी भी यहाँ से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है जी। अच्छा जी, ये टी है, टी पे क्लिक कर, टी का मतलब है टेक्स्ट। अब यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप इसको यूज़ करते हैं मोस्टली, स्टॉप लॉस, ठीक है, टेक प्रॉफिट, ठीक है। अब जैसे मैंने ये लिख लिया, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें नीचे ये एक बार ओपन होके आ जाती है। अगर मैं यहाँ पे जाके इसको देखूँ तो ये इसका कलर जो है ना, ये टेक्स्ट कलर जो है इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर है ये शायद, अगर मैं इसको भी ये कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं कर देता हूँ जी येलो कर देता हूँ। अब इसकी ओपेसिटी पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये ओपेसिटी तो बैकग्राउंड उसका येलो हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को। उसके बाद ये मेरे पास सर्कल है, इसको सर्कल को मैं ऐसे, कभी आपने कोई पॉइंट डिफाइन करना होता है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ यार ये बड़े टाइम फ्रेम की एक कैंडल है और मैं यहाँ से मार्किंग करना चाह रहा हूँ, इस पॉइंट पे मैं वापस आऊँगा छोटे टाइम फ्रेम में तो मुझे पता नहीं चलेगा, उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे ऐसे ऐड कर दूँगा, ठीक है। अब अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके भी इस चीज़ को देखूँगा
तो मुझे वो चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि हाँ यार वो मार्किंग मैंने यहाँ पे की थी, यानी वो डॉट मेरा ये था, उसके आसपास ही रहता है, ये बता देता है कि एग्जैक्ट पॉइंट आपका कौन सा था। ठीक है जी। मेन जो है हमारे पास ये रेक्टेंगल है, इसको ऐसे मार्क करते हैं। अब आपने क्या किया, यहाँ पे रेक्टेंगल को मार्क कर लिया, इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, ओपेसिटी वगैरह भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, मैंने ऑर्डर ब्लॉक एज अ ऑर्डर ब्लॉक इसको मार्क लिखना है, मुझे पता चले कि यार जिस चीज़ को मैं मार्क कर रहा हूँ ये ऑर्डर ब्लॉक है या मेरा फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसके सेटिंग में जाऊँगा, टेक्स्ट पे जाऊँगा, ये टॉप पे है मेरी, मैं इसको इनसाइड कर दूँगा। जैसे मैंने इनसाइड किया ये इधर आ गई। अब मैं क्या करूँगा, ये राइट साइड पे मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ, ये सेंटर में वो भी लिखा हुआ आ गया। ठीक है, इसका टेक्स्ट का साइज़ मैं बढ़ा भी सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो जितनी मुझे ईजी रहेगा मैं वही सेट कर लूँगा। स्टाइल जो है इसका, यहाँ पे आप बॉर्डर लाइन भी लगा सकते हैं। बॉर्डर लाइन जो है अब है सही मगर थिकनेस उसकी कम है। ठीक है, इस पर क्लिक करके हम ऐसे कर लेते हैं, तो ये इसके बॉर्डर लाइन, इसके बाहर के बॉर्डर्स शो हो रहे हैं अभी आपको। अगर मैं इसको ख़त्म कर दूँ तो बॉर्डर्स ख़त्म हो गए हैं बाहर के। ठीक है, अच्छा जी, मिड लाइन है, अगर मिड लाइन पे क्लिक करूँ तो इसके सेंटर में एक लाइन आ रही है, वो डॉटेड लाइन है। मैं अगर चाहूँ तो डॉटेड लाइन से हटा के उसको यहाँ पे मिड लाइन की ऐसे दूसरी शेप भी दे सकता हूँ। ठीक है, यहीं सेटिंग से ही आप इसको चेंज कर सकते हैं। मिड लाइन से मैंने इसको हटा दिया, वैसे मिड लाइन हम यूज़ नहीं करते तो मैंने इसको ख़त्म कर दिया। ये बैकग्राउंड है, अगर बैकग्राउंड ख़त्म कर देंगे तो बैकग्राउंड शो ही नहीं होगा। वो इस केस में होता है कि अगर आप बॉर्डर्स को बढ़ा दें तो आपको बॉर्डर्स ही शो होंगे सिर्फ। ठीक है, आपका बैकग्राउंड शो नहीं होगा। ठीक है, इस तरह शो हो रहा होगा आपको। तो अगर आप बैकग्राउंड यूज़ करेंगे तो वो फिर इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसी चीज़ को मैंने सेव करना है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके टेम्पलेट्स पे जाऊँगा और यहाँ पे सेव एज़ करूँगा और यहाँ पे नाम लिख के सेव कर दूँगा। ठीक है, अब ये तो मेरा एक बार सेव हो गया। अब उसको हमने वापस कैसे लाना है। फॉर एग्जांपल मैं ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना चाह रहा हूँ, मैं रेक्टेंगल पे जाऊँगा फेवरेट्स में जाके और यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा, ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके अपने टेम्पलेट्स में जाके, ये बेरिश इंगल्फिंग हो गई। अब बेरिश इंगल्फिंग की जो मैंने फॉर्म सेट की हुई थी वो आ गई। अब दोबारा मैं जाता हूँ और मैं क्या कहता हूँ कि ये जी मेरे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब देखें दूसरा कलर चेंज हो गया, मतलब मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ रहा। अब मैं क्या करूँ, सिर्फ जाके बेरिश इंगल्फिंग हो गई तो सेट, सिर्फ लिख रहा हूँ, जाके सिलेक्ट कर रहा हूँ, बाकी लिखने वाला मैंने एक ही बार लिख लिया तो वो क्या हो रहा है, ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप हो गया मेरा। ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा इसको मार्क करता हूँ और मैं क्या कहता हूँ, इसको और नाम देता हूँ कि जी ये मेरा गोल्डन जोन हो गया। तो देखें गोल्डन जोन का कलर और आ रहा है, साथ में गोल्डन जोन लिखा हुआ भी आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ और डिमांड जोन लिख लेता हूँ, तो डिमांड जोन का कलर भी आ गया। अब देखें कि एक ही चीज़ थी, मैंने उसको कितनी फॉर्म्स में ऐड करके रखा हुआ है कि यार ये फॉर्म्स हैं इसकी जिनको मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, ये मेरी आसानी के लिए है ताकि मैं बाद में इन चीज़ों को यूज़ कर सकूँ। यहाँ टेक्स्ट हैं, अच्छा आप पिन में भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, नोट भी लिख सकते हैं, कमेंट भी लिख सकते हैं, कॉल आउट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें ये कमेंट है यहाँ पे, जैसे मैंने अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसको हेलो किया, चलिए मैं इसको कहता हूँ एफ.वी.जी मैंने लिख दिया, तो ये देखें ये कमेंट बन गया। ये देखें कमेंट है किसी चीज़ को टैग करने का कि ये एफ.वी.जी है क्या नहीं है, ये वाला ये। ठीक है, इस तरह। इसके बाद हमारे पास एक कमेंट है, कमेंट को मैं ऐसे करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक है मेरा, तो ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। मैं इसको यहाँ से बढ़ा या कम तो नहीं कर सकता मगर ऐसा कमेंट ये शो होगा। इसका कलर वगैरह भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक। ठीक है जी, यहाँ तक ये चीज़ें हैं। इसके बाद हमारे पास आता है जी इमोजीज़ आते हैं। आप इमोजीज़ भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे आप व्हाट्सएप पे इमोजी ऐड करते हैं उस तरह यहाँ पे भी कर सकते हैं। उसके बाद स्केल का आता है, स्केल है ये, इसको तो मैं यूज़ नहीं करता, ये वही चीज़ है। अच्छा, इसको यूज़ करने का आसान तरीका है कि आप शिफ्ट को प्रेस करके जहाँ से भी आगे पीछे करेंगे, ठीक है, शिफ्ट पहले दबाएंगे उसके बाद ये देखें तो ये वही चीज़ आपकी काम कर रही होगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैग्नेट है। अब मैग्नेट किस लिए यूज़ होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पर मार्किंग कर रहे हैं, अब मैंने क्या किया, मैं चाह रहा हूँ कि मैं मार्किंग करूँ मगर मैं अब अगर ऐसे ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन है मेरी, ये है, मैं इसको इधर करके लगाता हूँ तो मुझे पता है हाँ यार ये सीधी तो मुझसे हो रही है। अब देखिए ये हुई भी टेढ़ी है, यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करूँगा तो वो सीधी तो हो गई है। ठीक है, मगर अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जब भी मैं इसको सेट करूँ ना
जब भी मैं इसको लगाऊं तो क्या करे, ये इस कैंडल के बॉटम पे टैप कर जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये मैग्नेट को वीक मैग्नेट पे एक्टिव कर दूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ से इधर करूँगा ना, तो ये जैसे मैं इधर लगाऊंगा तो वो क्या करेगी, उसकी जो आपके विक होगी ना उससे जाके चिपक जाएगी। यानी मैग्नेट का क्या मकसद होता है, खींचना, मकनातीस की एक शक्ल बन गई। तो जब जब मैं कोई, अब ये बन गई, अब मुझे देखो यार क्लियरली वो उसके साथ चिपकी हुई है। अब इस पर मैं अपना कर्सर रख के अगर कंट्रोल दबा के इसको यहाँ ऊपर ले जाता हूँ तो ये देखिए मेरी वही रेप्लिका हो गई, क्लोन बन गई। कोई भी चीज़ है उसको, उसका अगर आपने क्लोन करना है यहाँ पे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ उस पर रखेंगे ऐसे। अब फॉर एग्जांपल ये है ना, ठीक है, आप इस पर ऐसे आएंगे, इस पर क्लिक किया और आपने कंट्रोल क्लिक करके ऐसे क्लिक किया और कंट्रोल क्लिक करके ऐसे ले जाएंगे तो ये इसका रेप्लिका बना देगा। यानी उसका आपके पास दूसरा एक और भी जो है वो रेप्लिका बन के आ जाएगा। कोई भी आप ऑब्जेक्ट को वहाँ वो जो है ना वो कर रहे हैं, ये देखें यहाँ ये एरो है, यहाँ एरो बन गया मेरा। अब एरो में मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जी लिक्विडिटी लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये लिक्विडिटी मैंने लिख दी। इस एरो की भी मैं टाइप्स चेंज कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ, इवन जो चाहूँ मैं इसके। ये किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब ये एरो एक तो बन गया। अब इस पर क्लिक करके कंट्रोल पे दबा के मैं देखें तो ये रेप्लिका बन रहे हैं इसके, ये रेप्लिका बन गया, ठीक है। ये दोबारा इस पर ले आके ये रेप्लिका बन गया। यानी एक ही चीज़ को बार बार आपने ड्रॉ भी नहीं करना, आपने जस्ट उस ऑब्जेक्ट पे ये रखना है और उसके बाद कंट्रोल पे क्लिक कर देना है।